हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबे एकेडमी। आइए सबसे पहले आज मैं आप लोग को इस क्लास में बताऊंगा रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, जो कि हमारा 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 का है पॉइंट रियल नंबर। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे क्लास में पढ़े हुए हैं, तो उनको ये बात पता है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं क्या करता हूँ, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। और ऐसे में ये मेरा क्लास क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें केवल लेक्चर चलेगा और कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट आएगा जिसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचिए कि हम लिखवाएंगे नहीं, वो सभी के सभी आपको लिखवाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, तो रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर हमारा क्या होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि रियल नंबर का डिफिनेशन जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन आइए उन बच्चों के लिए जो बच्चे भूल गए हैं या उनको याद नहीं है, तो जानकारी ही नहीं है, तो उनको थोड़ा सा हिंट देना तो बनता है ना। तो ऐसे सिंपल वे में हम बोले तो रियल नंबर एक वैसी संख्या होती है ना जो हमारे लाइफ में डे बाय डे यूज होती है, जो हमारे रियल वर्ल्ड में दिखती है। ठीक है ना, और यूज करने को मिलती है। वो सभी के सभी संख्याएं क्या होती है, तो रियल नंबर होती है। क्या होती है, तो रियल नंबर होती है। और एक और बात बता दूं, इसका एक दूसरा भी तरीका होता है बताने का, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर इसको आप समझ जाते हैं ना, तो आपको इतना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए आपको बोर्ड पे लिखवाते हैं। इसका डेफिनेशन एक है, यहाँ पे है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। हमारा रियल नंबर का डेफिनेशन हो जाएगा, अ नंबर हुज स्क्वायर is either पॉजिटिव या जीरो इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। तो आप लोग को बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या लिखे हुए हैं कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव या जीरो इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लीजिए और उसका क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। और स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या होता है कि हमेशा वो पॉजिटिव में मिलेगा, और जो पॉजिटिव में मिलेगा ना वही हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद अगर हमको पॉजिटिव मिलता है तो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। और उसके बाद अगर जीरो आ जाए, तो जीरो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो अगर जीरो आ जाए तो हमारा रियल नंबर होगा। और ये कंडीशन क्या है कि कोई भी नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करें, अगर पॉजिटिव में आ जाए तो हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल बनता है ना। तो आइए हम देखते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर जैसे कि हम ले ले एक 2 नंबर ले ले। अब यहाँ क्या बोले हैं, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 4 आएगा। ये प्लस में आएगा, प्लस में आ रहा है ना, तो ये तो रियल नंबर है। आइए हम -3 ले लेते हैं। एक प्लस लिए, एक माइनस भी ले लेते हैं, कंफ्यूजन जितना भी है दूर हो जाएगा। अगर माइनस लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर से तो ये प्लस में हो जाएगा ना, माइनस प्लस में हो जाएगा। और ये 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, हमारा प्लस में आया। चलिए भाई, इसके हटके हम क्या बोलते हैं कि जीरो की बात हुई थी ना, तो जीरो को ले लेते हैं। आइए यहाँ पर जीरो लेते हैं। जीरो का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा। ये भी क्या है, हमारा रियल नंबर में ही आएगा। चलिए रूट ले लेते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए। √2 को हम लेते हैं यहाँ पे। तो √2 को जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा ना। तो रूट जब कैंसिल होगा तो हमारा क्या मिलेगा, प्लस √2। ये प्लस में ही ना, तो यहाँ पे √2 को क्या लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर किए तो यहाँ पे 2 आ गया। ये भी प्लस में है। चलिए एक और संख्या लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए माइनस में क्या है, √3 है। इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये बात पता है, स्क्वायर से तो ये जो है प्लस में आएगा, और ये स्क्वायर से ही जो है एक कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, जैसे कि √3 कर देंगे।
√3 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस जो है ना स्क्वायर से प्लस में हो गया तो एक स्टेप आगे हुआ ना। चलिए इसको आगे करते तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आएगा 3 आएगा, जो कि क्या होगा प्लस में होगा। क्या होगा तो ये प्लस में होगा। आइए एक और भी संख्या ले लेते हैं। तो देखिए ये थोड़ा हटके है, क्या है ये थोड़ा हटके है, और ये स्क्वायर और रूट जो होता है ना ये एक जाने दुश्मन की तरह होता है, बहुत ही दुश्मन निभाता है। जहां आएगा ऐसे रूट आएगा ना, जहां यहाँ ऐसे रूट आएगा, अगर यहाँ रूट आ गया तो ये 2 जो है ना स्क्वायर जो है ना इसको सीधे कट कर देता है, ये रहने ही नहीं देता है, बहुत ही बड़ा दुश्मन है ना। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं -√3 ले लेते हैं, ये माइनस में है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा क्या रियल नंबर होगा या ना होगा। ये बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही मतलब सुटेबल है। इसको देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, इसी से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इसको देखते हैं तो ये क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रूट है ना तो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 लिख सकते हैं इसका पावर। तो आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -3, और ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा स्क्वायर है ना, और उसके बाद इनटू क्या हो जाएगा 1/2, जैसे कि हम लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। ठीक, ये 1/2 हो गया। तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर -3 का पावर 1 हुआ तो ये -3 ये बचेगा ना, -3। अब देखिए हमने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि अगर किसी भी संख्या को, वो दुनिया का चाहे जो भी नंबर हो, अगर उसका हम स्क्वायर करें तो अगर वो पॉजिटिव में आता है तो हमारा रियल नंबर है, या 0 आ जाए वो हमारा रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये माइनस में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है तो माइनस में आ रहा है। अगर वैसी संख्या जो रूट में माइनस हो वो संख्या जो है रियल नंबर नहीं कहलाएगी। ये नंबर क्या हो जाता है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लिए कि यहाँ पर हमारा रियल नंबर वही होता है जो कि पॉजिटिव में आए या 0 आए, और ये जो है ना रूट में -3 है, तो ये हमारा जब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आकर के -3 में आ रहा है, जो कि माइनस क्या है निगेटिव है, और निगेटिव हमारा रियल नंबर में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नहीं होगा, ये होगा इमेजिनरी नंबर होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। अब रियल नंबर के बारे में आप लोग जान गए, बहुत सारा मतलब हिंट भी दे दिया और इसके बारे में बहुत सारा एग्जाम्पल भी दे दिए। ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हैं लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को 10th क्लास में सबसे पहले क्या जानना है, तो रियल नंबर के बारे में हम लोग को ये जानना है कि इंटीजर्स के भी बारे में जानना है। ठीक है ना, जो कि इसी से सब रिलेटेड होता है। तो ऐसे में क्या है ना, तो रियल नंबर के 2 कैटेगरी होती है। कितने कैटेगरी होती है, तो 2 कैटेगरी होती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो एक होती है हमारा क्या होता है रेशनल नंबर, दूसरी हमारा क्या होती है तो इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। वैसे बच्चे जो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहां हम क्या देखेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। यहां देखिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, यहाँ पर हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो हम रेशनल नंबर के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है जी, तो रेशनल नंबर वैसी संख्याएं होती है जो कि p/q के रूप में हो। किसके रूप में हो, इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या होता है, देखिए p/q के रूप में होता है। ठीक है ना, और ये p/q क्या है, अरे भाई p/q कुछ और नहीं है, यही है, फ्रैक्शन के रूप में होता है ना, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाई क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो यही तो है। और इसमें एक कंडीशन क्या होता है कि q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1/2 -5/6। ठीक है, और यहाँ और हम ले ले तो यहाँ पे 0/1। अब देखिए यहाँ पर जो है ना
क्यू जीरो नहीं है, पी जीरो है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिख दें हम 2/0, 5/0, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि क्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, तो जीरो है, और जब जीरो आ जाएगा, क्यू हमारा जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ये आप क्लियर हो गया ना। अब आइए इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो हमारे नंबर में कुछ ऐसे भी कैटेगरियाँ होती है, जो कि कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे लाइफ में बहुत सारा जो है यूजेज होती है, हमारे क्लासेस में यूजेज होती है, ठीक है ना। वो क्या है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे कि √2, √3, ठीक है, पाई। ये क्या होता है, ये सभी के सभी किस में आते हैं, तो इरेशनल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं, तो इरेशनल नंबर में आते हैं। अब यहाँ आप कहिएगा, एक तो क्वेश्चन मतलब आता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो, सर आपने बोला कि रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं, वैसे संख्या को कहते हैं जो कि p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है इरेशनल नंबर में कि √2 है, तो क्या यहाँ पे हमारा √2 है, तो यहाँ पे 1 हो सकता है ना, 1 तो है, 1 तो हम कर सकते हैं ना, तो क्या ये भी तो हो जाएगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पाई है, तो पाई का मान क्या होता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, पाई का मान ऐसे में हम लोग क्या जानते हैं, पाई का मान हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे होता है 22/7 होता है, तो ये भी सब p/q के रूप में है, तो हमारा इरेशनल क्यों नहीं होगा, तो इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल ही होगा। अब कैसे होगा, आइए हम जो है आप लोगों को बताते हैं कि पाई एक ऐसी संख्या होती है ना जिसका मान जो है ना अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, ये जो है एग्जिस्ट होता कितना है, ये क्लियर नहीं है कि इतना होता है। ऐसे में हम लोग अपने सहूलियत के लिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको क्या मान लेते हैं कि इसका 22/7 होता है इसका मान, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, 22/7 नहीं होता है इसका मान। ये सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटा मत समझिए। यहाँ जो है पाई का मान जो है 22/7 होता ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही माने हैं, क्यों, तो अपने सहूलियत के लिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको एक मान लिए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो डेसिमल में हम लोग देखें तो डेसिमल में क्या हो जाएगा, लगभग 3.14, ठीक है ना, आगे बढ़ता जाएगा, ये क्या होगा, तो आगे बढ़ता जाएगा। ये देख रहे हैं ना ही टर्मिनेटिंग है, ये जो है ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, ये दशमलव के बाद ना ही रिपीटिंग होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो जब ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, ना ही रिपीटिंग होगा, तो ये बात बताइए कि कैसे आप कह दीजिएगा कि ये हमारा जो है रेशनल नंबर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने यही किया कि यहाँ पे 1/2, जैसे यहाँ फ्रैक्शन के रूप में मान लीजिए 20 यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एग्जैक्ट दिख रहा है ना कि 0 0 कैंसिल हो गया और 2/3, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू दिख रहा है हमको। यहाँ 2/3 अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, इससे छोटा अब नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये क्या है, ये ना ही रिपीटिंग हो रहा है और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो जो ना ही इसका वैल्यू जो है ना दशमलव के बाद ना ही रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो ही नहीं रहा है, आप करके देखिए, और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो इस वजह से हमारा क्या है, ये जो है इरेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। उसी तरह ये क्या है, √2 है, तो इसको भी हम करेंगे ना, तो यही हाल है जैसे कि पाई का है। तो इसलिए मैं कह सकते हैं कि हमारा इरेशनल नंबर क्या होगा, √2, √3, पाई, ये सब क्या होगा, इस सब के सब इरेशनल नंबर में आएगा, इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को। अभी इरेशनल नंबर तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग को बताएंगे कि यहाँ रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में और क्या क्या आता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आता है नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर, इंटीजर्स, यहाँ पर क्या देखे, यहाँ पे आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ नेचुरल नंबर में हम क्या जानते हैं, ऑलरेडी सभी बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान ले, ठीक है ना। हमारा ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आइए हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3
4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे कर करके हमारा काउंटिंग चलता जाता है। लेकिन अब हम आएंगे होल नंबर। तो नेचुरल नंबर का अर्थ ये होता है कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आइए यहाँ पर क्या होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या इस शब्द से ही आपको पता चल रहा है, इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि होल नंबर का अर्थ यही होता है कि जब हमारी संख्या पूरी नहीं हुई थी अभी, ठीक है ना, 1 से 9 तो हम चले, अब 10 लिखना तो 0 की आवश्यकता है ना। तो यानी प्राकृतिक संख्या के पहले जब हमारा 0 ऐड हो गया तो हमारा संख्या क्या हुआ, पूरा के पूरा हो गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ क्या है, अगर इस संख्या को हम चाहे तो 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों, जब 0 आएगा तभी है ना। तो पूर्ण संख्या कब होगा, जब हमारा 0 इसमें ऐड होगा तब ही पूर्ण होगा। पूरा के पूरा संख्या हमारा 0 ऐड होने के बाद होगा। तो आइए होल नंबर हम किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्टेड होता है। यहाँ पे आया हमारा क्या, इंटीजर्स आया। तो मान लीजिए यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, चलिए नंबर लाइन हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 0 लिखेंगे, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो ये सभी का सभी क्या होता है, यहाँ पे माइनस में है, प्लस में है, तो इसको माइनस वाले को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको निगेटिव इंटीजर्स। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव में आता है, इसको यहां लिख देते हैं। ये क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे क्या हुआ, ये निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। ये सभी के सभी इंटीजर्स ही है, लेकिन इसमें निगेटिव और पॉजिटिव है। और 0 ये क्या होता है जी, 0, तो 0 एक ऐसी जो है ना, ये ऐसी संख्या है ना 0। तो 0 क्या होता है, तो 0 हमारा ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। अगर कोई पूछ दे कि 0 क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो क्या जवाब दीजिएगा, तो 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, एक यूनिक है, ठीक है। इसके बारे में जान गए थे, इंटीजर्स क्या होता है हमारा। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इंटीजर्स जो है बहुत ही अच्छे रूप से पढ़ना है। और इसके जो है हमको बहुत सारा जो है इसकी कैटेगरियाँ होती है, ठीक है ना। तो वो कैटेगरी कौन कौन सी होती है जो हमारे 10th क्लास चैप्टर 1 में पढ़ना है, तो वो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और तीसरा हमारा क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों के तीनों हम क्लियर कर लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जो है इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर सके। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो विशेष समय नहीं लेते हुए, ठीक है ना, उसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो कि बोलते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है ना, बोलते हैं कि बहुत ही टफ है, लेकिन हमारे देखने से ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप सही ढंग से इस मैथमेटिक्स को अगर समझ जाते हैं ना, तो इसके इतना आसान जो है ना कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगेगा आप लोगों को। और आपसे ये बता दूं कि जब आप इसको पढ़िएगा ही नहीं, ठीक है, जब आप इसको पढ़िएगा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये हार्ड है या नॉर्मल है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो यूक्लिड ने हम लोग को क्या दिए, एक डिवीजन मेथड दिए, यूक्लिड डिवीजन। एल्गोरिथम, क्या है हमारा, तो ये हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन
एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है, तो यूक्लिड ने डिवीजन द्वारा क्या दिया, एक जो है मेथड दिया, एक थ्योरम दिया। वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। इसका एक कंडीशन होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब समझे, यानी 0 जो है ना आर के बराबर भी हो सकता है, यानी रिमाइंडर जो है हमारा 0 भी हो सकता है, और ये 0 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये क्या होता है, इस b से कम होता है। हमेशा क्या होता है, तो b से कम होता है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, कि डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस क्या होता है, और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि भाग करते थे, ठीक है ना। एंड फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 6 है, इसको डिवाइड हम लोग को 3 से करना है। तो 3 से करते थे तो क्या होता था, 3 2 जा 6, ठीक है, और ये क्या हुआ, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और आइए, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि ये नहीं जानते हैं कि जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे भाग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आइए आप लोग को हम बता देते हैं। ये होता है डिविडेंड। डिविडेंड हो गया, ये हमारा होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हो गया, ये हमारा होता है रिमाइंडर। ये क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। ये क्या हुआ, डिवाइजर हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारा a क्या कहलाएगा, b क्या कहलाएगा, q क्या कहलाएगा, प्लस r तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि रिमाइंडर होता है। r का मतलब रिमाइंडर होता है। तो आइए यहाँ पर हम जानते हैं ये हमारा डिविडेंड है जो कि a कहलाता है। यहाँ लिखेंगे डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या है, b है, तो b हमारा क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है। ये डिवाइजर है। अब देखिए हमारा कोशेंट कौन सा है, तो ये है, तो q को कोशेंट बोलते हैं। कोशेंट हो गया, ठीक है। और प्लस में हमारा क्या है, रिमाइंडर है, तो आइए इसको यहां लिख देते हैं, प्लस रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। समझ गया ना। यहां पे क्या हुआ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो आप लोग को मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो है ना r का मान क्या होता है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, b से कम होता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर 0 के बराबर है, देखिए तो 0 के बराबर है। और क्या कर रहा है, 0 से अधिक भी होता है। तो चलिए उसके लिए भी एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 7 ही है, ठीक है ना, यहाँ 2 से करना है, 2 3 जा 6 होता है, माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया ना, ये जो रिमाइंडर आया ये क्या है, यहाँ 0 से अधिक है ना, लेकिन हमेशा ये क्या है, डिवाइजर, यानी 2 से हमेशा क्या है, छोटा है। 2 से क्या है, छोटा है। तो रिमाइंडर हमारा कभी भी आएगा, अगर यहाँ पे अगर आ जाता है बड़ा, अगर रिमाइंडर बड़ा आता है तो फिर इसको अगला प्रोसेस हम करते हैं। आगे भी प्रोसेस मेरा अभी बचा रहता है जिसको हम लोग को करना होता है। तो जैसे ही हम करेंगे, जब लास्ट तक इस प्रोसेस को जारी रखेंगे, तो जो भी हमारा रिमाइंडर जो आएगा ना वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है, या इससे 20 से हमारा छोटा आएगा, या तो 0 आएगा, नहीं तो हमारा डिवाइजर से हमेशा छोटा ही आएगा, कभी बड़ा नहीं आ सकता है। तो आइए आगे हम बताते हैं आप लोग को ये क्या होता है। चलिए जो लड़के जो है इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहां आप लोग को हम बताएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है ना।
यहाँ पे अगर आप लोगों को दे दे एक क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन देना जरूरी है, ठीक है। फाइंड आउट HCF और कितना, यहाँ पे 24 और 124 दे देते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसका HCF निकालना है। चलिए आप कहिएगा कि HCF का, सबसे पहले HCF का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप कहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो हाईएस्ट माने क्या होता है, सबसे अधिक, और फैक्टर है तो इसको फैक्टर तोड़ना आप लोग तो जानते हैं ना, प्रीवियस क्लासेस में 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास में आप लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कहिए तो इसको भी हम समझा देते हैं, ठीक है। जो फैक्टर क्या होता है, कॉमन मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में सेम ही हो। जैसे कि अगर एक में 2 है, अगर एक में 3 है तो दूसरे में भी 3 होना चाहिए, तब एक दूसरे में क्या होगा, वो कॉमन होगा, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। चलिए इसी संख्या को ले लेते हैं, अगर फैक्टर के बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं तो आइए यहाँ ले लेते हैं 24। यहाँ पे 24 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 से करेंगे 12 आएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, और 3 से 1। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 24 का हम किए तो क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 124 का, 124 का। चलिए यहाँ पर 2 से करते हैं, ये आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 31, फिर करेंगे 31 से तो 1 में, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं 124 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 31। यहाँ आप लोग को देखने को मिला ना कि यहाँ पे 2 और 2 क्या है, सबसे अधिक है ना इसमें है, और ये कॉमन क्या है, इसमें 2 है, 1 और 2, 2 ठो है 2, तो इसमें भी 2 ठो होगा, ठीक है, क्योंकि यही तो एक दूसरे में कॉमन है ना, और ये फैक्टर मैंने किया है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हो गया, कॉमन भी हो गया, और फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। तो आइए सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें से एक 2 हो जाएगा और ये हमारा एक 2 हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। तो यही तो है हमारा HCF, यही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फैक्टराइजेशन किए, यहाँ पर हाईएस्ट सबसे बड़ा है और जो इसमें कॉमन है वो मैंने निकाल दिया। तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जानते हैं। तो आइए इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा जान जाइए यहाँ पे कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये भी एक थ्योरम की तरह होता है, ठीक है ना, जो एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है कि हमारा जब हम डिविडेंड जो है और डिवाइजेस से जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने बार में हमारा जो है डिविडेंड कितना आ रहा है, चाहे उससे कम आ रहा है, कट रहा है या ना कट रहा है। ये प्रोसेस हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक उस प्रोसेस को क्या करेंगे, जारी ही रखेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे। जब हमारा 0 आ जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो हमारा यूक्लिड जी ने क्या बोला कि यही करने के लिए, प्रोसेस जारी रखने के लिए, जब तक 0 ना आए तब तक आप जारी रखिए, ठीक है। तो आइए हमारा क्या है यहाँ पे, फाइंड आउट HCF ऑफ क्या है 24 एंड क्या है 124। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये डिवीजन मेथड द्वारा जो है इसका HCF निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कि 124 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 24 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 5 जा 120 हो जाएगा। ये हमारा 4 आ गया। देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा डिविडेंड कितना है, तो 124 है, इक्वल टू हमारा यहाँ पे डिवाइजर 24 है, और क्वेश्चन कितना है 5 है, और रिमाइंडर हमारा 4 है। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है ना ये। तो चलिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 4 आया, अभी भी मेरा 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, इसको और भी आगे तक करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है ना, अगला स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा,
इस सेकंड स्टेप में यही होगा कि हमारा डिवाइजर जो होता है ना, ये क्या हो जाता है, ये हमारा डिविडेंट बन जाता है। यहाँ पे ये हमारा डिविडेंट बन जाता है, जैसे कि 24 हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू ये हमारा जो रिमाइंडर होता है ना, यही हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे डिवाइजर बन जाता है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए आप, ये हमारा जो है ना क्या है, 24 है, डिवाइजर है, यहाँ हमारा रिमाइंडर 4 है। तो अगला स्टेप में हमारा क्या होगा कि ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर और ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगला प्रोसेस जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा 0 नहीं आया, 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। बहुत ही सिंपल है। चलिए माइनस करते हैं, 0 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को देखने को क्या मिला कि यहाँ हमारा रिमाइंडर जो है, यहाँ पे हमारा 0 आया, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ कितना है 6 प्लस रिमाइंडर क्या है 0 है। देखिए जो हम लोग खोज रहे थे वही हम लोग को मिल गया। अब प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप कहिएगा कि सर आपने तो बता दिया कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को जारी रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि हमारा 0 तो आ गया, लेकिन हमारा यहाँ SCF नहीं दिख रहा है। तो इसमें चिंता मत कीजिए, यहाँ SCF हमारा कौन होगा, तो यही होगा जो लास्ट स्टेप में, जिस स्टेप में हमारा 0 आता है उसी में का डिवाइजर जो होता है ना, वही हमारा SCF होता है, वही हमारा SCF होता है। ठीक है, अब आप लोग को क्लियर हो गया ना कि हमारा SCF क्या होता है, तो SCF हमारा 4 होता है। तो चलिए लगभग हमको पता है कि जितना मैंने बताया आज इंट्रोडक्शन क्लासेस था, ठीक है। और एक और बात रखिए, जो भी आप जो है सभी वीडियो को, पूरी वीडियो को देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो कभी भी भुला के मत देखिएगा। तो ऐसा होता है ना कि आप लोग आधा अधूरा देखिएगा, उसके बाद पता चलेगा कुछ और छूट गया, समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग के बात पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा SCF निकालने के लिए क्या करना होता है कि पूरे प्रोसेस को क्या है, फ्लो करना पड़ता है। तो ये करना पड़ेगा। और एक और मैं बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि सोचते हैं बहुत हार्ड होता है, तो ऐसा मत सोचिएगा। ये जो है मेरा क्लासेस है, इसमें करके देखिए, आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा प्रोसेस में कोई दिक्कत है या समझने में कोई दिक्कत है। अगर आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर आपका जो है ना प्रॉब्लम है, जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है उस पॉइंट को बोल सकते हैं कि इस पॉइंट को और हमको समझना है। ये हमारा जो है एज ए टीचर के नाते हमारा ये धर्म बनता है कि आप लोगों को क्या बताएं, उसको क्लियर करें, उस चीज को बताएं, अच्छे ढंग से बताएं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि आप लोग अच्छे तरीका से पढ़िए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग को नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हम लिखवाएंगे नहीं, हम ऐसे लिखवाएंगे जो एग्जामिनर जो है ना आप लोग को अगर नंबर देना चाहेगा, नंबर देता है, चेक करता है, तो एक भी स्टेप में आप लोगों का नंबर एक भी नहीं कटेगा। हमारा टारगेट क्या होगा कि 100 में 100 नंबर लाए, न कि 99। तो हमारा क्या है टारगेट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम बता दिए, ठीक है ना। और बहुत सारी मतलब ऐसे भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि एग्जाम्पल में है, एक्सरसाइज में है, तो वो भी पढ़ाएंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इतना बताए। अगर आप लोग को कोई ऐसा लगे कि कोई पॉइंट ऐसा छूट गया है जो कि नहीं समझे हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे। आप लोग को एक और बात बता दें कि हम क्या बताए थे, इक्वली डिवीजन लेमा के बारे में भी बताना है। इक्वली डिवीजन जो है एल्गोरिथम के बारे में तो आप लोग जान गए ये क्या होता है, ठीक है ना, यही ना बताया। यहाँ पे A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, इसका कंडीशन क्या होता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B होता है। ये आप लोग को बता दिए। उसके बाद क्या जानना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो आप लोग को सभी के सभी चीज को जो है बताया जाएगा, इसमें टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट करना कभी भी मत भूलिए, और साथ साथ में क्या कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। तो आइए यहीं पर हमारा अपना क्या करते हैं, एंड करते हैं, क्लास एंड करते हैं। इसके अगले क्लास में फिर आप लोग को हम क्या करेंगे बताएंगे।